Why didn't they teach me this in school? 99 Personal Money Management Principles to Live by. Book by Carrie Siegel. Introduction. फाइनेंशियली सिक्योर होना कितना अच्छा लगता है ना? जब आपके पैसा होता है तो आप पावरफुल और खुश महसूस करते हैं। लेकिन ये फीलिंग जल्दी से फीकी पड़ जाती है, खासकर तब जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तब आप दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पैसा आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता है? अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है पैसों के साथ आपका रिश्ता। आपको बेहतर फाइनेंशियल हैबिट सीखने की जरूरत है। पैसा खर्च करना बड़ा आसान है, लेकिन इसे कमाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आपको पाई की अहमियत का पता होना चाहिए। इस समरी में आप आसान फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक के बारे में जानेंगे जो आपके हजारों डॉलर बचा सकती हैं। आप सीखेंगे कि आप जिस तरह पैसे खर्च करते हैं वो आपके पूरे जीवन पर असर डालता है। जब पैसों को संभालने की बात आती है तो आप सीखेंगे कि कैसे ज्यादा समझदार बने। मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। हो सकता है कि आपको पहले से ही अंदाजा हो कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में उन क्वालिटीज की लिस्ट हो जो उस शख्स में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अपनी लिस्ट में वह फाइनेंशियल रूप से सही होना चाहिए, ये जोड़ना न भूलें। ऑथर कैरी ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी अमीर इंसान से शादी करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट अच्छी हो। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान की फाइनेंशियल हैबिट अच्छी है या नहीं? तो इसके लिए नोटिस करें कि वो शख्स डेट पर कितना खर्च करता है। डेट एक अच्छा इंडिकेटर है कि कोई इंसान अपना पैसा कैसे खर्च करता है। मान लीजिए आप हैरी नाम के लड़के के साथ डेट पर जाते हैं। हैरी एक जेंटलमैन है। वह बात करने में पोलाइट और बड़ा दयालु है। अब डेट पर हर इंसान अपना बेस्ट बिहेव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हैरी हर बार हद से ज्यादा खर्च करता है तो सावधान हो जाए। आप सोच सकते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन बाद में वह आपको बताता है कि वह कर्ज में डूब रहा है। जब डेट की बात आए तो प्रैक्टिकल तरह से सोचें, जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। अगर आप डेट के दौरान इतना खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप शादीशुदा होने पर इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। वो अपनी खराब फाइनेंशियल हैबिट के बारे में शादी हो जाने के बाद में बताते हैं। इसे ही लेकर बाद में अक्सर कपल्स में लड़ाई होती है। कई बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो उनसे मनी फिलॉसफी के बारे में बात जरूर करें। माना बात करने के लिए ये थोड़ी अजीब सी कॉन्वर्सेशन है, लेकिन यह बेहद जरूरी भी है, खासकर तब जब आप एक दूसरे को लेकर सीरियस हो रहे हैं। तो क्या आपका पार्टनर हर महीने पैसे सेव करता है? वह एसेट्स के बारे में क्या सोचता है? क्या वह कर्ज में डूबा हुआ है? आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ के प्रति ईमानदार रहना होगा। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि क्या आप में और आपके साथी में लंबे समय तक बनेगी या नहीं। प्रिंसिपल 2, हैविंग एंड रेडिंग चिल्ड्रन कॉस्ट्स लॉट्स ऑफ मनी। बच्चे बड़े ही प्यारे और मासूम होते हैं, लेकिन एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही एक बच्चे को पालने के लिए बहुत पैसों की भी जरूरत होती है। हैरियट अपने शुरुआती 20s में है। उसके लगभग सभी दोस्तों के बच्चे हैं। हैरियट भी एक बच्चा चाहती है। वह अपने बच्चे को बहुत सारा और खुशियां देना चाहती है। लेकिन हैरियट जानती है कि यह आसान नहीं है। अपने पति को यह बताने से पहले वह खुद को 1 साल देती है यह सोचने के लिए कि वह क्या चाहती है। इस दौरान हैरियट एक बच्चे की परवरिश के खर्चों के बारे में सोचती है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, खाना, कपड़े सभी चीजें आती हैं। उसके आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ेंगे। एक बच्चे की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, जैसे वो किसी हॉबी या एक्टिविटी में शामिल होना चाहेगा, उसमें भी पैसे खर्च होंगे। अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो आप सेल्फिश नहीं हो सकते। 1 साल तक सोचने के बाद हैरियट ने फैसला किया कि वह अभी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है।
वो अभी उस खर्च को नहीं उठा पाएगी और उसकी लाइफस्टाइल भी बच्चे को पालने के लायक नहीं है। एक बच्चे की परवरिश एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको और आपके पार्टनर को बहुत सारी बातें करनी चाहिए। आप दोनों को एक बच्चे के लिए फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तैयार होना चाहिए। प्रिंसिपल 3। ऑलवेज लाइव बिलो योर मीन्स। पैसों को सक्सेसफुली मैनेज करने में टाइम और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना मुश्किल क्यों लगता है? इसका कारण है तुरंत संतुष्ट हो जाना। लोग तुरंत उस चीज को खरीदना चाहते हैं जिसे खरीदने का उनका मन करता है, भले ही वे जानते हों कि वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जेरेमी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जेरेमी पर वीडियो गेम खरीदने का जुनून सवार हो गया है। मार्केट में जब कोई नया गेम रिलीज होता तो वह तुरंत उसे खरीद लेता, जबकि वह जानता है कि वह इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जेरेमी ये भी जानता है कि उसे अपने पैसे सावधानी से खर्च करने चाहिए, लेकिन ये उसे गेम खरीदने से नहीं रोक पाता है। जब जेरेमी अपने दोस्तों या परिवार वालों से पैसे मांगता है तो उन्हें हैरानी नहीं होती। वीडियो गेम की लत के कारण जेरेमी कर्ज में डूबता जा रहा था। अपने इनकम को ध्यान में रखते हुए उससे कम पैसा खर्च करने से आपके पास हमेशा कुछ पैसा बचा रहेगा। आप इमरजेंसी में अपने एक्स्ट्रा पैसे यूज कर सकते हैं। आप इसे इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन के आगे न झुकें, यानी आपका जो मन करे उसे खरीदने की इच्छा से बचकर रहे। अगर आप अपनी मनचाही चीज खरीदते रहेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होंगे। कभी कभी अपनी पसंद की चीजें खरीदना ठीक है, लेकिन इसके बारे में होशियार रहें। प्रिंसिपल 4। You take away from your first couple of jobs than you give. क्या आपको अपनी पहली जॉब याद है? क्या आपको याद है कि आपने कितनी सारी गलतियां की थी? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम सभी कभी ना कभी गलती जरूर करते हैं। पहला जॉब एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। आप कंपनी में नए होते हैं और शायद इसलिए एम्प्लॉयर्स को इससे ज्यादा फायदा नहीं होता है। सुनने में यह बुरा लगता है, लेकिन यह सच है। कंपनी कैसे काम करती है यह जानने के लिए एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहे हैं, और एफिशिएंट बनने में समय लगता है। यही कारण है कि जो यंग लोग उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता है। कारा एक बिजनेस फर्म में नई एम्प्लॉई है। वह सिर्फ उतना ही काम करती है जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कारा अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करती। अलेक्जेंड्रा भी उस बिजनेस फर्म में नई है, लेकिन वह हमेशा मिनिमम से आगे जाकर एक्स्ट्रा परफॉर्म करती है। अलेक्जेंड्रा एक नए एम्प्लॉई के रूप में हर अपॉर्चुनिटी को खुद को इम्प्रूव करने के लिए यूज करती है। वह कंपनी द्वारा ऑफर किए गए सेमिनार को अटेंड करती है और उसका फायदा उठाती है क्योंकि वह जानती है कि यह उसके करियर के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा। इसे अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट पर अप्लाई करें। जितना ज्यादा आप सीखते हैं, आप उतने ही समझदार होते जाते हैं। सिर्फ पैसे बचाने में ही ध्यान न दें, बल्कि इस पर ध्यान दें कि कैसे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। प्रिंसिपल 5। Spend just 1 hour each week learning about personal finance. पैसों को मैनेज करना सिरदर्द हो सकता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको इसे जरूर समझना चाहिए। अपने नए साल के रेजोल्यूशन के तौर पर रायन ने कुछ नया सीखने का फैसला किया। उसने अभी एक नया जॉब ज्वाइन किया था और वह अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना चाहता था। इसलिए रायन ने फाइनेंस के बारे में जानने के लिए रोज 1 घंटा का टाइम निकाला। उसने इसके बारे में ऑनलाइन आर्टिकल्स में पढ़ा, कुछ यूट्यूब वीडियो भी देखे। रायन ने अपने चाचा से उनके खर्च करने की आदतों के बारे में भी पूछा। उनके चाचा जल्दी ही रिटायर हो गए थे और उनका लाइफस्टाइल काफी हाई क्लास था। ऐसा नहीं था कि रायन एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट बनने का गोल बना रहा था। नहीं, वह सिर्फ इन्फॉर्म्ड रहना चाहता था। दिन में 1 घंटे ने उनके मनी मैनेजिंग स्किल्स को बहुत बढ़ा दिया था। रायन ऐसा सालों तक करता रहा। वह न सिर्फ अपने पैसे के बारे में इन्फॉर्म्ड था, बल्कि उसने यह भी सीखा कि इसे कैसे ग्रो किया जाए। प्रिंसिपल 6। डेवलप रिटन बजट एंड evaluate it every single month.
आपने शायद पहले बजट बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर आपने ऐसा करना बंद कर दिया क्योंकि आप इसे फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन यह एक सिग्नल है कि फिर से बजट बनाना चाहिए और उस पर टिके रहना चाहिए। बहुत से लोग बजट क्यों बनाते हैं? क्योंकि यह सच में काम करता है और बहुत इफेक्टिव भी है। मंथली बजट का मतलब होता है एक एस्टिमेटेड बजट बनाना, उसे ट्रैक करना और अंत में एनालाइज करना कि आपका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। यह आपको फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। बजट बनाना यानी डेवलप करने का मतलब है अपने महीने भर की इनकम को लिखना। यह आपकी सैलरी, बोनस या गिफ्ट हो सकता है। उसके बाद अपने खर्चों को लिखना जिसमें रेंट, बिल्स, कार मेंटेनेंस, खाने का खर्च वगैरह शामिल हो सकते हैं। अब बजट डेवलप करने के दो वर्जन होने चाहिए, एस्टिमेटेड बजट और एक्चुअल बजट। एस्टिमेटेड बजट वह है जो आपको लगता है कि आप एक महीने में कितना खर्च करेंगे। इसे आप महीने की शुरुआत में बनाते हैं। एक्चुअल बजट वह है जो आप एक्चुअल में खर्च करते हैं। आप इसे महीने के अंत में बनाते हैं। अपने बजट को ट्रैक करना सिंपल है। यह कंपेयर करता है कि आपने इस महीने और पिछले महीने में कितना अच्छा परफॉर्म किया। यह बताता है कि आप बजट बनाने में बेटर हो रहे हैं या नहीं। अपने बजट को ट्रैक करना यह देखना होता है कि आपने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च किया है। अगर यह एक जरूरी खर्च नहीं है तो इस पर ध्यान देना समझदारी होगा। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा अपने बजट से नीचे रहे। एनालाइजिंग और ट्रैकिंग से आपको अपने एस्टिमेटेड और एक्चुअल बजट के बीच फर्क देखने में मदद मिलती है। आप देख पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जाता है। क्या आपने इस महीने समझदारी से पैसा खर्च किया है? क्या आप खुश हैं कि आपने बिना सोचे समझे शॉपिंग नहीं की? प्रिंसिपल 7। सेव 90% ऑफ एवरी बोनस और नॉन प्लान्ड इनकम। आपको बोनस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिससे उनका मंथली बजट गड़बड़ हो जाता है। बोनस गारंटीड इनकम नहीं है। हो सकता है कि आपको आज बोनस मिल जाए लेकिन 2 सालों तक कोई बोनस ना मिले। एग्जाम्पल के लिए, सारा अपने एस्टिमेटेड बजट में बोनस पर ध्यान नहीं देती है, जबकि उन्हें पता होता है कि बोनस जरूर मिलेगा। यह उनके बजट को क्रॉस न करने का उनका तरीका है। जब सारा को बोनस मिलता है तो वह इसका सिर्फ 10% लेती है। उससे वो अपनी मनपसंद चीज खरीदती है, फिर वह अपने बोनस का 90% सेव करके इन्वेस्ट कर देती है। बोनस के साथ वैसा ही बिहेव करें जैसे वे हैं, अनएक्सपेक्टेड लेकिन परमानेंट नहीं। अपने एस्टिमेटेड बजट में बोनस को ऐड ना करें। प्रिंसिपल 8। ड्रॉप अनहेल्थी स्पेंडिंग हैबिट्स। ज्यादातर लोगों की तरह आप शायद इस टिप को सुनकर मुंह बना रहे होंगे। ऐसा आपके मम्मी पापा ने भी कभी ना भी कहा ही होगा। शायद आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने भी कहा हो। सिर्फ इसलिए कि यह लाखों बार कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अनहेल्थी चीजें अनहेल्थी खर्च करने की आदतों की ओर ले जाती हैं। मार्टिन ने हाई स्कूल में स्मोक करना शुरू कर दिया था। ऐसा करना कूल समझा जाता था, इसलिए वो भी स्मोक करने लगा था। मार्टिन ने इसके रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचा। जब आप यंग होते हैं तो आप बेपरवाह होते हैं। मार्टिन भी अपनी लत छोड़ नहीं पाया था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मार्टिन एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पिए बिना नहीं रह पाता था। अब अक्सर उसे चलने के बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। स्मोकिंग न सिर्फ हेल्थ खराब करती है बल्कि बहुत पैसा भी बर्बाद कर देती है। सिगरेट के अलावा उसे जलाने के लाइटर और अपनी स्मेल को हटाने के लिए मिंट खरीदना मार्टिन के खर्चों को बढ़ा रहा था। रफली, सिगरेट स्मोकर्स हर साल करीब $2000 खर्च करते हैं। इस अमाउंट का यूज किसी और वैल्यूएबल सामान के लिए किया जा सकता था। इससे मार्टिन एक नया कंप्यूटर खरीद सकता था या वह इसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता था। हाँ, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी खर्च करने की आदत कितनी अनहेल्थी है। प्रिंसिपल 9। रिव्यू एंड कीप ऑल योर रिसीट्स। ऑथर कैरी सीगल खुद इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसमें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत होती है, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है।
आप अपनी रिसीप्ट यानी बिल को रिव्यू करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। यहाँ कैरी आपको बड़ा ही सिंपल तरीका बताते हैं। वो अपने बिल को 2 कैटेगरी में रखते थे, एक लो टिकट बिल और दूसरा हाई टिकट बिल। लो टिकट में वो उन बिल्स को रखते थे जो 100 से कम होता था। इसमें वो छोटे छोटे खर्चे शामिल थे जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिनकी वजह से हमारा बजट बिगड़ जरूर जाता है। कैरी हर महीने के अंत में इन सभी बिल्स को रिव्यू करते थे। हाई टिकट बिल में कैरी उन बिल्स को रखते थे जो 100 से ज्यादा होते थे, जैसे उनके क्रेडिट कार्ड का बिल। इन बिल्स को रिव्यू करने से उन्हें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद मिलती थी। आपका पैसा कहाँ जाता है यह देखकर आपको अपने खर्च को ट्रैक करने में मदद मिलती है। जब आप इसे रिव्यू करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस सिस्टम को अपनाने के बाद आपको सोचना नहीं होगा कि आपका पैसा कहाँ गया। प्रिंसिपल 10 स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। ऐसे कई मौके होते हैं जहां अपना पैसा खर्च करना ठीक होता है, हालांकि इसे बहाना बनाकर अपना सारा पैसा बर्बाद ना करें। इस प्रिंसिपल के भी अपने कुछ रूल हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो अभी खर्च करें, बाद में सेव करें कब अप्लाई होता है? तो पहला है कार का मेंटेनेंस। जब अपनी कार को चेक करवाने की बात आती है तो बेकी बहुत सावधानी बरतती है। वो इस चीज को कभी कल के लिए नहीं टालती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपना सबक सीख लिया है। कुछ साल पहले बेकी की कार से अजीब सी आवाज आ रही थी। उसने इसे हफ्तों तक नजरअंदाज किया। इस ढिलाई के कारण उसकी कार खराब हो गई। बाद में मैकेनिक ने बताया कि वो आवाज एक वार्निंग थी। बेकी की कार इतनी डैमेज नहीं होती अगर उसने पहले इसे चेक करवा लिया होता। दूसरा है फिटनेस इक्विपमेंट। बेस्ट क्वालिटी के फिटनेस इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है। रायन ने सस्ते मशीन खरीदने का फैसला किया था, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही उसका मशीन खराब हो गया। इस वजह से रायन को नॉर्मल से डबल पैसा खर्च करना पड़ा। इसके बजाय अगर वो शुरुआत में ही बेस्ट क्वालिटी के इक्विपमेंट खरीद लेता तो उसके पैसे बच जाते। तीसरा हेल्थ केयर है। हर साल अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए, फिर चाहे वह फुल बॉडी चेकअप हो, आई चेकअप हो या दांतों का चेकअप। अगर कहीं कोई जरा सी भी परेशानी है तो आप उसे जल्दी रोक सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे बेकी अपनी कार को खराब होने से रोक सकती थी। आप किस चीज पर खर्च करना चाहते हैं उसे प्रायोरिटी दें, यानी खुद से सवाल करें कि अगर आपने अभी किसी चीज पर पैसा खर्च किया है तो क्या यह फ्यूचर में आपके पैसे बचाएगी। प्रिंसिपल 11 It's okay to buy generic grocery drug products, and doing so saves you lots of money. जेनेरिक यानी ऑर्डिनरी, जिसमें किसी ब्रांड का नाम ना हो, सामान खरीदने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। असल में ज्यादातर जेनेरिक प्रोडक्ट बड़े ब्रांड्स द्वारा बनाए जाते हैं। ये उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। सोनिया हमेशा ब्रांडेड सामान खरीदती थी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि वो जो भी खाने का सामान ले रही है वो किसी ना किसी बड़े ब्रांड का ही हो। दूसरी तरफ लिंदा थोड़ा रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि कुछ जेनेरिक सामान बिल्कुल ब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे हैं। इस इन्फॉर्मेशन के कारण लिंदा के बहुत सारे पैसे बच गए। इस पैसे से अब वो अपना मनपसंद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी खरीद सकती थी। दूसरी ओर सोनिया हमेशा अपने बजट से ज्यादा पैसा खर्च कर देती थी। वह सिर्फ ब्रांड के नाम के लिए पैसा बर्बाद कर रही थी। प्रिंसिपल 12 लर्न हाउ टू फिक्स थिंग्स। क्या आप भी ऐसा कुछ कहते हैं? मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, या मैं इसे ठीक करने के लिए किसी से कहूंगी। मैं कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इसे ठीक करने की एबिलिटी नहीं है। जब आप किसी को कुछ रिपेयर करने देते हैं तो जो पैसा खर्च करते हैं वह आपके बजट को बिगाड़ देता है। रोनी भी कोई चीज खराब हो जाने पर किसी ना किसी को उसे ठीक करने के लिए बुला लिया करता था। रोनी अमीर नहीं था, लेकिन वो इन छोटे छोटे रिपेयर पर बहुत पैसा खर्च करता था। फिर एक दिन रोनी को एक YouTube वीडियो मिला। यह एक ट्यूटोरियल था कि बाइक के टायर को कैसे बदला जाए। रोनी को अचानक पिछले साल खरीदी गई महंगी बाइक की याद आ गई। उसके गैरेज में धूल जम रही थी।
फ्लैट टायर होने की वजह से उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वीडियो देखने के बाद रोनी हैरान रह गया। उसने सीखा कि महंगी बाइक के टायर को कैसे रिपेयर किया जाता है और यह उसकी सोच से ज्यादा आसान था। उसने सक्सेसफुली अपनी बाइक का टायर बदल दिया। इस एक्सपीरियंस ने रोनी को और ट्यूटोरियल देखने के लिए एनकरेज किया। उसने सीखा कि वह चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकता है। सीखने की इस इच्छा ने उसका बहुत सारा पैसा बचा लिया था। प्रिंसिपल 13। यूज कैश एज ऑफन एज पॉसिबल। अगर पैसा कैश के फॉर्म में ना हो तो उसे खर्च करना और भी ज्यादा आसान लगने लगता है। जैसे रे किसी भी चीज के पैसे भरने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करता था, लेकिन उसकी यही आदत उसके लिए परेशानी का कारण बनती जा रही थी। रे को कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा था। वो जरूरत से ज्यादा और बेवजह पैसे खर्च करता था। उसे ये बात तब समझ में आती थी जब क्रेडिट कार्ड का बिल उसे मिलता था। इसलिए जितना ज्यादा हो सके कैश ही यूज करें। जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके मेहनत की कमाई कितनी आसानी से आपके हाथ से निकल रही है। यह आपको अपने लापरवाह खर्च के लिए अलर्ट करता है। अपने मंथली बजट को देखने के बाद रे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। वह अब सिर्फ कैश का इस्तेमाल करने लगा था। यह उसे ये ट्रैक करने में मदद करता है कि वह कितना पैसा खर्च कर रहा है। प्रिंसिपल 14। अप्रोच योर जॉब फॉलोइंग द 3 Ps: पैशन, पोलाइटनेस एंड परसिस्टेंस। अपने काम में लगन, पैशन और पोलाइटनेस ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास अक्सर जिंदगी भर के लिए एक कमाई का जरिया बना रहता है। एक जॉब आपको स्टेडी इनकम की गारंटी देता है, इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दें। पैशनेट होना अक्सर एम्प्लॉयर के लिए जरूरी होता है। पैशन से भरा इंसान सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस चीज का शौक है। पैशनेट लोग इस एनर्जी को अपने काम में बदल सकते हैं। पोलाइट होना आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जा सकता है। एक नॉर्मल सा प्लीज और थैंक्स मैजिक की तरह काम करता है। यह आपके कोवर्कर्स को अप्रिशिएटेड महसूस कराता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आजकल प्रोफेशनल्स इसे अनदेखा करते हैं। किसी भी इंसान में पोलाइटनेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। परसिस्टेंस यानी लगातार पूरे लगन के साथ काम करते रहना इस बात की गारंटी देता है कि आपको कभी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। हर दिन काम में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की पूरी कोशिश करें। आपके बॉस आपके लगन पर ध्यान जरूर देंगे और वे आपको अपनी कंपनी में हमेशा बनाए रखना चाहेंगे। इसके साथ ही दूसरे लोग भी आपकी लगन से इंस्पायर होंगे। कंक्लूजन। तो आपने सिंपल लेकिन इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट टिप्स के बारे में सीखा। स्टूडेंट्स बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएं, इसलिए स्कूल के सिलेबस में इन टिप्स को शामिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपने सीखा कि आपको एक ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो पैसे को संभालने में अच्छा हो। अगर आप दोनों पैसों के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं तो ये आपकी शादी को तलाक की ओर ले जाता है। दूसरा, आपने जीवन के मेन डिसीजन के बारे में ध्यान से सोचना सीखा। बच्चे की जिम्मेदारी उठाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। तीसरा, आपने बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करने की आदत को कंट्रोल करने के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। पैसों को मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन यह और भी मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने अर्निंग को ध्यान में रखकर अपने खर्चों को मैनेज नहीं करेंगे तो। चौथा, आप जितना ज्यादा फाइनेंस के बारे में सीखें, आप उतने ही समझदार होते जाएंगे। पांचवां, आपने छोटे छोटे एफर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। दिन में 1 घंटे के लिए फाइनेंशियल टिप्स के बारे में पढ़े। साल के अंत तक आप फाइनेंशियली एजुकेटेड होने लगेंगे। छठा, आपने सीखा कि मंथली बजट कैसे बनाया जाता है। यह एक एस्टिमेटेड और एक्चुअल बजट रखने में मदद करता है। फिर एनालाइज करें और आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे को ट्रैक करें। सातवां, आपने बोनस को सिर्फ बोनस के रूप में देखना सीखा।
इसे अपने बजट में शामिल न करें। बोनस स्टेबल इनकम नहीं है। अगर आप इसे बजट में शामिल करते हैं तो आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा। 8वां, आपने अपनी अनहेल्थी आदतों पर ध्यान देना सीखा। अनहेल्थी आदतें अक्सर अनहेल्थी खर्च की वजह बनती हैं। आपका पैसा कहाँ जाता है, इसके बारे में होशियार रहें। 9वां, आपने बिल रखने की आदत बनाना सीखा। छोटी छोटी खरीदारी खर्चों को बढ़ा देती है। बिल रखना आपके खर्च करने की आदतों पर नजर रखने में आपकी मदद करती है। 10वां, आपने सीखा कि बुद्धिमानी से अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। 11वें, आपने आसान ट्रिक्स के बारे में सीखा जो आपके काफी पैसे बचा सकते हैं। जितनी बार हो सके कैश का यूज करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। एक और हैक यह सीखना है कि एक हैंडमैन कैसे बने, यानी अगर आप चीज़ों को रिपेयर करना जानते हैं तो आप बहुत सारा पैसा बचा पाएंगे। 12वां, हमेशा 3 P याद रखें: पैशन, पोलाइटनेस और परसिस्टेंस। हर काम में इन क्वालिटीज को अप्लाई करें और सबसे अच्छे एम्प्लॉय बने। ये टिप्स आसान लगते हैं, ये आसान हैं भी, और सबसे ज़रूरी बात कि ये बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप होने में समय लगता है। ये टिप्स उस प्रोसेस को स्पीड देने में मदद करेंगे। याद रखें कि सीखना स्कूल में नहीं रुकना चाहिए। अपने आप को उस नॉलेज या स्किल्स तक लिमिटेड न रखें जो आप जानते हैं। जीवन भर एक स्टूडेंट की तरह सीखते रहे। किताबें पढ़ते रहे और नए स्किल्स की प्रैक्टिस करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल ने आपको नहीं सिखाईं, लेकिन यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएं और अपने समय को ठीक से यूज़ करें, उसे वेस्ट ना करें।